मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर और मंडप में बैठे मेरे सारे मित्र बंधु माता भगिनी, तो क्या क्या कहा गया? मार्गदर्शन, आशीर्वचन और उद्बोधन, ये तीनों मैं नहीं कर सकता। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, तो आशीर्वचन का सवाल नहीं उठता। वो मित्रों के आशीर्वाद से अपना चल रहा है। मार्गदर्शन का तो ये शास्त्रीय विषय है, उसके जो प्रवीण लोग यहाँ बैठे हैं वही कर सकते हैं। उद्बोधन तो कोई नया बोध मैं आपको देने वाला हूं ऐसा तो है नहीं, लेकिन मित्रों में हूं इसलिए मैं बात कर सकता हूं। हम हमारे कॉलेज में थे, हम सब लोग तब बेमतलब के और 2-2, 3-3 घंटा चकल्लस करते रहते थे। तो उसमें कुछ बातें बिना काम की होती थी, लेकिन कुछ बातें काम की भी होती थी। वो विशेषकर उस चकल्लस के कारण पत्रकारों से वार्ता वगैरह कैसे करना, इसका मेरा ट्रेनिंग पहले ही हो गया। तो ऐसे बोलने से, संवाद से कई बातें पता चलती है, आपको भी चलती है, हमको भी चलती है। तो ऐसा एक संवाद मैं आपके सामने करूंगा। शनि मंदिर है, बृहस्पति मंदिर है कहने के बाद आधे से अधिक लोग कहते हैं अच्छा वो पूजा वगैरह, उससे तो अपना विश्वास नहीं, ऐसा लोग कह देते। संकट में पड़ते तब सब नारियल वगैरह फोड़ते हैं, लेकिन वो विश्वास भी सही नहीं होता और वो अविश्वास भी सही नहीं होता। एक बीच की स्थिति में अधिकांश लोग लटकते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे तर्क क्या है ये मालूम नहीं रहता है, अनुभव क्या है ये मालूम नहीं रहता। मालूम होने के बाद कोई बतावे तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज के दिनों में एक तर्क पर दूसरा वितर्क आ जाता है। ये वाद विवाद वातावरण में बहुत बढ़ा है। सहमति नाम की चीज बहुत अभाव से ही अपने वो दृष्टिगोचर है। तो इसलिए ये करना कि वो करना, टुकड़े जी महाराज का एक भजन है, मी हे करू कि ते करू। इस भ्रम से बाहर निकलना है तो सारी बातें एकदम तो पता नहीं चलती। तो पहली बात अपने यहां भी परंपरा में कही गई है और अनुभव में भी आता है कि श्रद्धा रखो पहले। श्रद्धा, ये साइंस की भाषा में जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, उसका अधिक मजबूत रूप है। हाइपोथेसिस में पहले से ही पता है कि ऐसा एक तर्क मैं देता हूं, बाद में उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण जुटाता हूं, वो सिद्ध भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन श्रद्धा ऐसे नहीं होती है, श्रद्धा रिजेक्ट नहीं की जा सकती। श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा कभी अंधी नहीं होती। अंधश्रद्धा हम कहते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा ये वदतो व्याघात है। अंधापन और श्रद्धा, इसका कोई नाता नहीं है, ये परस्पर विरोधी है। क्योंकि श्रद्धा इस शब्द में ही श्रद्धा, परिश्रम करके धारण करना, ये कहा है। और परिश्रम किस लिए? क्या ये धारण करना कि नहीं करना, इसको तय करने के लिए। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण हम सबको पता है, एक आधी चीज ऊपर फेंकेंगे नीचे गिरेंगे, उसका कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, किसी ने पूछा हम बताते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आपने देखा क्या पड़ताल करके? हमने नहीं देखा। हमको ये बताया गया कि न्यूटन ने ये पड़ताल करके देखा है, हम न्यूटन को मानते हैं, इसलिए हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम मानते हैं। विश्वस्त लोग हैं, विश्वस्त होते हैं,
आप्त होते हैं, जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनको लेना देना कुछ नहीं रहता है, जो केवल जानते हैं और जानते हैं तो वो बताते हैं। लोकहित के लिए बताते होंगे, या मनुष्य का यह स्वभाव है कि उसको अगर मालूम है तो उसको बताने की इच्छा रहती है। ऐसा जो आता है उस पर हम विश्वास रख के चलते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। गुरुत्वाकर्षण पर हम सवाल नहीं उठाते। रोज का अनुभव अपना है, ये बात अलग है। ये चीज ऐसी है, इसको हम रोज पड़ताल करके देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कई बातें विज्ञान की जिसको हम मान लेते हैं, विश्वास रख के मानते हैं, और आधुनिक विज्ञान में तो 25-30 साल बाद वो बदल भी जाती है, तब भी हम मानते, बदली हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि विज्ञान पर हम विश्वास रखते। भाई प्रयोग करने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, सब जगह उन्होंने करके देख लिया है, इसलिए वो मानते हैं। कालगणना भी हम कहते 10 बजे है, अथवा आज की तारीख 2 मार्च है। अब आज की तारीख 2 मार्च है, इस पर हम विश्वास ही रख के चल रहे हैं, और क्या है। वास्तव में ये कालगणना, ये जो विदेश से आई अपने यहां पर, ये जैसा बताया उसके पीछे तर्क नहीं है। ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी क्या, रोम का सम्राट था ग्रिगोरी, उसने शुरू करवाया। जैसे अपने यहां पर शक होता है, शक संवत, विक्रम संवत है, युग संवत, युगाब्द है, शालिवाहन संवत, 3 अपने यहां तो महाराष्ट्र में सबको पता है। तो वो कालगणना उन्होंने शुरू की, इसलिए वो अलग अलग है। युगाब्द यानी कलयुग के प्रारंभ के बाद जो शुरू हुई, तो 5124वां साल चल रहा है, वर्ष प्रतिपदा को 25वां शुरू हो जाएगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया तो वो कम है, युधिष्ठिर शक थोड़ा ज्यादा है, और शालिवाहन शक और कम है, क्योंकि यह व्यक्ति ने शुरू की है। क्यों? अपने यहाँ एक नियम था, शक संवत कौन शुरू कर सकता है? राजा शुरू कर सकता, और कोई शुरू नहीं कर सकता। और वो राजा शुरू कर सकता है जिसने अपनी प्रजा को पूर्णतः कर्जे से मुक्त कर दिया है। उसकी प्रजा में एक भी व्यक्ति पर एक पैसे का कर्जा नहीं है। ऐसा राजा शक प्रवर्तन कर सकता था, तो सब लोग मान लेते थे, क्योंकि इसका उपयोग क्या है? इस कालगणना गवर्नेंस में काम में आती है। कौन से महीने में ऑडिट करना है, कौन से महीने में बजट देना है, ये सारी बातें गवर्नेंस के अंदर आती है। उसके लिए समय का निर्धारण चाहिए, उसके लिए राजा ने उसका निर्धारण किया। रोम ने भी वैसा ही किया। उसके पहले दूसरा कुछ चल रहा था, उन्होंने बदल दिया। वहां यह भी हुआ कि राजाओं ने बहुत सारी गणना में विज्ञान देखा नहीं, इसलिए आप देखो उस गणना में ये जुलाई मास कहां से आया? तो जूलियस नाम का राजा था, उसको लगा 1 महीना मेरे नाम का होना चाहिए, उसने उसको जुलाई बना दिया। उसके बाद अगस्टस आया, उसको लगा उसके नाम का है तो मेरे नाम का क्यों नहीं, तो वो आ गया अगस्टस। परिणाम क्या हो गया? जो 7वां महीना सितंबर था वो 9वां महीना है, 8वां अक्टूबर था वो 10वां है, नवंबर 9वां महीना है वो हो गया 11वां, और दिसंबर हो गया 12वां जो दशांबर है। अब यह ऐसी कालगणना है, लेकिन गवर्नेंस में चल जाता है। गवर्नेंस में हमको केवल क्रम गिनना है, कल आज कल, ये क्रम चलता है, उतना ही गिनना है। तो उस क्रम में आपने किसको कुछ नाम दे दिया, कैसे गिनना तय किया आपने, हिसाब से चल जाता है। लेकिन हमारे यहां काल की गणना क्यों शुरू हुई? ये हमारे कृषि के कारण शुरू हुई। कृषि के लिए कैसा करना, कितने दिनों के बाद वर्षा होगी, वर्षा ऋतु कब आता है,
हजारों वर्षों के कृषि के अनुभव के बाद इसके लिए एक गणना बनी, और वो गणना सूर्य और चंद्र के अनुसार चलती है। तो कहीं कहीं हमारे यहां सौर कैलेंडर है, सौर दिनदर्शिका है। जैसे केरल में जाएंगे आप, अब ये भी कारण हो सकता है कि केरल में 12 महीने में से 9 महीने आकाश अभ्राच्छादित दिखता है, तो नक्षत्र, तारे, चंद्र दिखेगा ही ऐसा नहीं है। इसलिए चांद्रमान की तिथि निकालना केवल खुली आंखों से मुश्किल है। विज्ञान किसके लिए है? केवल ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, सामान्य मनुष्य के लिए है। सामान्य मनुष्य टेलीस्कोप लगा के नहीं देखता, वो रात को देखेगा और कल का अनुमान करेगा। तो वहां सौर गणना चलती है। हर 15 तारीख को, अपना अंग्रेजी महीने के 15-14 तारीख को संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। उस समय उनका महीना बदलता है। अभी शायद उसका चैत्र के पहले, यानी कर्क, नहीं फाल्गुन तो चांद्र मास हो गया, वहां कर्क मास चल रहा है, कर्कटक ऐसा कहते हैं। कर्क के बाद सिंह आता है, तो चैत्र नहीं, वो अगस्त में होता है चैत्र। तो ये मेष मास उनका चल रहा होगा, या आखिरी मीन मास चल रहा होगा। हाँ हाँ, नहीं, मकर संक्रांति अपने यहाँ की है, उधर की संक्रांति ठीक है, वो जो भाई उनके मेष वृषभ इस पर मास के नाम है। हमारे यहाँ चंद्र दिखता है, नक्षत्र दिखते हैं, तो हम चांद्रमान की तिथियों का उपयोग करते हैं। लेकिन और एक बात है कि हमारे पूर्वजों ने लंबा जीवन उनका है। हम दुनिया के सबसे प्राचीन देश है, यानी आज की गणना, अब नए जो सबूत आए हैं उसके आधार पर हमारे समाज की, हमारे देश की आयु 12,000 साल के पहले की, देश की यानी हमारे जी समाज जीवन की आयु 12,000 साल तक ले जाता है। अपनी गणना देखेंगे तो अभी कलयुग के 5,124 हुए हैं, उसके पहले 3 युग बीत गए, और इसके भी 4,32,000 में से 5,124 हो गए। इतनी लंबी आयु है। तो ये सारा करते करते इसके पीछे क्या है, ये हमारे लोगों ने खोजा है तो कहाँ रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट कहाँ है, लेबोरेटरी कहाँ थी, ऐसा लोग पूछते हैं। लेकिन क्या यही एक रास्ता है? विज्ञान का रास्ता है, वो प्रत्यक्ष है। प्रयोगशाला में जाओ, प्रयोग करो, प्रयोग को मैदान में लेके आओ, आजमाओ। यहाँ जो हो सकता है वो त्रिपुरा में भी होना चाहिए, त्रिपुरा में जो हो सकता है वो केरल में भी हो सकना चाहिए। सब जगह रेप्लिकेबल है, एक ही रिजल्ट देता है, तब वो सत्य है। ये एक हद तक एकदम शास्त्रीय ठीक बात है, परंतु उस हद के बाद ये काम में नहीं आती। विज्ञान की ज्ञानेंद्रियों के आधार पर और उनकी शक्ति बढ़ाने वाले साधनों के आधार पर शोध करने की ये जो विधा है वो एक हद के बाद रुक जाती है। तो मैंने पहले भी कहा था, एक बार स्टारी यूनिवर्स नाम का एक लेख पढ़ा मैंने 1971 में। उसके कुछ साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट के 75 वर्ष पूर्ण हो गए थे। तो उन्होंने एक ये निकाला, स्मरणांक निकाला। उसमें 75 साल में से अच्छे अच्छे चुनिंदे आर्टिकल्स थे। उसमें एक आर्टिकल ये था, नाम मैं भूल गया, कोई अमेरिका का अच्छा फिजिसिस्ट था। तो उसने कहा कि हमारे ज्ञान की अनुसंधान की पद्धति जो है वो अब समाप्त हो गई, इसके आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर चलते हैं। तो पहले तो हमने देखते देखते दूरबीन वगैरह लगा के और आगे देख के बड़ा 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 सब खोज लिया, लेकिन वो बड़ा इतना बड़ा है कि हमारा फिजिक्स वहां पर चलता नहीं। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये नियम है, अपने दुनिया में ठीक ही है। लेकिन लाइट ईयर्स का जब ख्याल करते हैं, क्योंकि तारों के दुनिया में जाना है तो सबसे नजदीक तारा अल्फा सेंटोरी है, वो हमसे 30 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी आज हम देखेंगे वो 30 साल पहले का हमको नजर आएगा।
और आगे जाओ तो और दूर है, आकाशगंगा, फिर सूर्यमालाएं, फिर ब्रह्मांड विस्तारित होते चला जाता है। तो एक तो हमारी इंफॉर्मेशन, पृथ्वी पर के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पुरानी हो जाती है। तो 1,00,000 साल पहले का हमको दिखता है, हम उसके आधार पर निष्कर्ष करेंगे, लेकिन अभी वहां सब बदल गया होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि ये प्रकाश सीधा जाता नहीं, स्पेस में जब प्रकाश जाता है तो स्पेस उसको डिफ्लेक्ट करता है, तो वो उस इससे टकरा कर सीधा हमारे पास नहीं आएगा, हो सकता है घूम के हमारे पीछे आएगा, तो आगे जो हमारे है वो हमको लगेगा अपने पीछे है। तो ये मेथड वहां काम की नहीं है। ऐसे ही हमने छोटे छोटे अभी हिग्स बोसॉन तक गए, लेकिन आप देखिए कि ये पार्टिकल रिसर्च जितना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद क्वार्क्स वगैरह वगैरह जी सब आया है, ये ऑब्जर्वेशन से ज्यादा कैलकुलेशन पर आधारित है, क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन हो नहीं सकता। इतनी सूक्ष्म चीज है कि हम उसको देखने जाएंगे तो उससे वो बिगड़ जाएगी, जैसी नहीं है वैसी दिखेगी, परिवर्तित रूप में दिखेगी, क्या है पता नहीं चलेगा। और इसलिए फिर वहां नियम भी निश्चित नहीं है। वो पार्टिकल हम जिसको कहते वो कभी कभी वेव हो जाता है, और वेव कहते वो पार्टिकल बन जाती है, इसका कोई नियम हमको पता नहीं। तो वहां भी ये काम नहीं चलता है। फिर वो कहता है स्टार यूनिवर्स का लेखक, इसलिए अब हमको प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए, लेकिन अपनी दुनिया में ये साधन है नहीं, क्योंकि प्रकाश से ज्यादा वेग हो गया तो हम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बस एक ही बात है, मन है। मन तो बहुत ही वेगवान है, और उस समय 71 तक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वगैरह बातें आ गई थी विज्ञान में। यूरी गेलर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो शास्त्रज्ञों को बिठाता था और सामने एक चम्मच टेबल पर रखता है, ऐसा देख के उसको वो बेंड कर देता है, टेढ़ा कर देता है। ये प्रयोग करके देखे थे लोगों ने। तो ये कुछ चीज है, ऐसा उनको पता चला था, और इसलिए वो कहता है कि वो मन का साधन उपयोग करने की विधा अब हमको सीखनी पड़ेगी। ये सीखना है तो उसने नाम दिया है, ये मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, उसने कहा पूर्व में जाकर, भारत में जाकर पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी दुनिया, आज की दुनिया हमको जितनी ज्ञात है वो तो 5,000 साल के उधर जाती नहीं है। 12,000 हमारा आयु है तो 15,000 साल के उधर जाती नहीं। लेकिन हमारी परंपरा कहती है हम इससे बहुत ज्यादा प्राचीन है। तो हो सकता है कि इन सब बातों में से हम गए हो। भौतिक विज्ञान की एक सीमा आने के बाद हमने और क्या हो सकता है, क्योंकि अंदर की बातें देख रही तो हम नहीं देखी है, ये तो हमको पता है। दुनिया बाहर की बातों को देखते देखते रुक गई, हम वहां रुके नहीं, हमने और अंदर झांककर अंदर की कुछ बातें खोज के निकाली। ये तो पक्का है, सिद्ध है। तो पूर्वजों ने हमारे इन साधनों का उपयोग करके कुछ बातें देखी होंगी। ये जो कहा कि धर्म और विज्ञान इनका ये साथ चलना चाहिए, साथ चल भी सकते हैं, क्योंकि दोनों आजकल जिसको हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं वैसे ही साइंटिफिक इंक्वायरी है। हमारे यहां सारी बातें अस्तित्व के सत्य से जुड़ी है, जो चैतन्य में है ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम भूमि की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं, ग्रहों की भी पूजा करते हैं। सर्वत्र एक चैतन्य है ये हम मानते हैं, इसलिए उसमें पवित्रता है। और उसकी पूजा करना है तो सामान्य व्यक्ति को एक तरीका दिया है, हल्दी कुंकू फूल चढ़ाओ। तो जब हम धर्म की या वेदों की बात करते हैं हमको लगता है ये पूजा पाती नहीं है भाई, वो विज्ञान है, तरीका अलग है। हमारा तरीका इंट्यूशन का है, विज्ञान का तरीका एक्सपेरिमेंटेशन का है। लेकिन इंट्यूशन के तरीके में भी हमको ये बताया है कि विश्वास मत रखो,
हमारे हमारे सारी परंपरा में, धर्मों की परंपरा में, संप्रदायों की परंपरा में फेथ ऐसा शब्द नहीं है, बिलीफ ऐसा शब्द नहीं है। हमारे यहां शब्द है प्रतीति, अनुभव। अनुभवावीण मान हालऊ न कोरे, ये हमारी परंपरा का कहना है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि मुझे अनुभव है। उन्होंने पूछा भगवान को देखा है क्या, बहुतों को पूछा, देखा है क्या कहने के बाद सब निरुत्तर हो जाते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा देखता हूं, मैं रोज भगवान को देखता हूं, बात करता हूं तुमसे जैसी कर रहा हूं, तुमसे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं। और आगे उन्होंने कहा तुमको भी दिखा सकता हूं यदि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे। ये नहीं कहा कि मैं हाथ रख दूंगा सर पर हो जाएगा, उनका तुमको भी देखना पड़ेगा और विश्वास मत रखो, मैंने देखा है, तुम्हारे काम का नहीं। गुरु की गति में गुरु जाएगा, चेले की गति में चेला, ऐसा कबीर जी ने कहा है। गुरु शिष्य होते हैं लेकिन पुरुषार्थ तो अपना ही करना पड़ता है। खुद प्रतीति लो और फिर विश्वास रखो, यह श्रद्धा है। ऐसे जो सत्पुरुष हो गए जिनको कुछ लेना देना नहीं था, चुनाव लड़ना नहीं था, वोट नहीं चाहिए थे, पैसा नहीं चाहिए था, ऐसे लोगों ने, उनको कोई इस दुनिया से मतलब ही नहीं था, लेकिन बुढ़ती है जन देखवे ना डोला, ऐसी स्थिति उनकी रहती है। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव हमारे सामने रखे। उनका जीवन ऐसा था, वो झूठ बोलेंगे ही नहीं और कच्ची बात हमको बताएंगे ही नहीं, इसलिए हम उस पर विश्वास रखते हैं, वो हमारी श्रद्धा है। तो हमारा धर्म वैज्ञानिक है और हमारी अपेक्षा है कि विज्ञान धर्म को लेकर चले। यानी धर्म यानी क्या, जो जोड़ता है, जो उन्नत करता है, जो साथ चलाता है, बिगड़ने बिखरने नहीं देता, वो धर्म है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा लेकिन उसके हाथ में कितना देना, कल वही राज्य करेंगे और मनुष्य जाति समाप्त होगी, ये हो गया तो ज्ञान की दृष्टि से तो अलौकिक ज्ञान है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। एटम खोजा बहुत अच्छी बात है, ज्ञान करना ही चाहिए, लेकिन एटम जो आया अपने पास, तो विद्युत निर्मित के लिए उपयोग करो या बॉम्ब के लिए उपयोग करो, ये चॉइस तो हमारा है। ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है, उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। तो एक स्वाभाविक अपेक्षा आजकल ऐसी रहती है, ये भी जीने की पद्धति हमारी नहीं है, हर बात सरकार ही करे, और सरकार भी कहती है हर बात हम ही करेंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आपको खाने को भी देंगे, आपको सब कुछ हम करेंगे, हम आपको टीवी भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारे यहाँ नहीं था। उसके बदले में जो राज्य है वो पूरी संपत्ति अपने हाथ में रखता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं थी, हम लोग स्वायत्त शासी थे। राजा के लिए सीमा का संरक्षण, कानून सुव्यवस्था, ये दो बातें थी, और कहीं पर कोई अधर्म करता है तो उसका निर्दालन, ये उसके कर्तव्य थे। बाकी सारी बातें प्रजा के हाथ में रहती थी। लेकिन ठीक है, वो जमाना गया, अब ये नया जमाना है, तो हमारी अपेक्षा रहती है कि ये सब सरकार करे,
करे। अब जो जो आपने कहा है कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, अब नई शिक्षा नीति का सिलेबस बन रहा है, 6वीं क्लास तक बन गया है, उसमें कई बातें जो पहले नहीं थी वो आई है, आगे भी आएगी ऐसे आशा करेंगे, देखेंगे। पहले आने दो, बाद में उसकी समीक्षा करेंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि अपनी ज्ञान परंपरा में जो ठीक है और विशेषकर जो आज की दुनिया को भी मार्गदर्शक है वो आना ही चाहिए। उससे ज्ञान भी बढ़ता है, उसके स्वाभिमान भी बढ़ता है। परंतु कुछ प्राथमिक बातें हम अपने घर में भी बता सकते हैं ना। अभी जो वारों का क्रम है, सोम मंगल बुध शनि, वो मैंने यहां नहीं पहले सुना या किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, वो गपशप में हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। शनि गुरु मंगल शुक्र, और उसके बाद वो क्रम बताया और कहा कि वो होरा पहला जिसका होता है उसके नाम का वार होता है, उस क्रम से गिनो, 7 7 28 हो जाते हैं, 2 बचते हैं, 2 लांग कर जो होता है वो दूसरा दिन होता है। ये सारा हमको पहले पता चला। 27 नक्षत्रों के नाम हमारे यहाँ तो कंठस्थ करते हैं हम लोग, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगा आर्द्रा चैत्र वैशाख ज्येष्ठा आषाढ़। पूछते तो बताते थे कि पूर्णिमा के दिन में 12 बजे ऊपर जो नक्षत्र है उसका नाम मास को है। चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र अपने सर के ऊपर आता है तो वो चैत्र मास है। अब ये प्राथमिक बातें हैं, ये अपने घर में परंपरा से चलनी चाहिए। उसके पीछे का इतना सा विज्ञान जो हम बता सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, वो हम कह सकते हैं। चंद्र 27 दिन में परिक्रमा पूरी करता है, तो अभी अगले साल श्रावण मास अधिक मास है, ये अधिक कहां से आ गया? आपने लीप ईयर की बात करी, करेक्शन, लेकिन हम भी अधिक मास के रूप में करेक्शन करते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर गतियों का एडजस्टमेंट करना है तो सबकी गति में कुछ न कुछ करेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि कालगणना सामान्य मनुष्य के खेती में काम में आनी चाहिए, तभी होगा। ऋतु चक्र असंतुलित होता है, फिर अधिक मास के बाद थोड़ी उसमें नियमितता फिर से आ जाती है, क्योंकि हमारी गिनती में हम वो करेक्शन कर लेते हैं। ऋतु चक्र अपने गति से चलता है, लेकिन हमारे गिनने में 12 महीने 13 महीने ये जो फर्क है वो एडजस्ट कर देता है हमको। ऐसी कई बातें हैं, ये हमको अपने घर में पता क्यों ना चले, हम इसको प्राप्त क्यों न करिए, दैनिकों में साप्ताहिकों में इस पर लेखमाला क्यों न चले। ये विषय इतने रुचिकर है, विशेषकर नई पीढ़ी को, जिसको तर्क चाहिए, जिसको कारण चाहिए, उसको अगर ऐसी बातें हम बताने लगे, थोड़ा उसके भाषा में लिखना पड़ेगा, तो ये सहज ही इसका प्रचार हो सकता है। और वो करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि हमारे पास भी आजकल जिसको साइंटिफिक दृष्टि कहते हैं वो दृष्टि थी, उसके आधार पर हम चले। हमारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई सारी, हमारी ज्ञान की परंपरा खंडित हो गई, आक्रमणों के कारण हम बहुत अस्थिर बन गए, और अपने आक्रमण को पक्का करने के लिए इसकी स्मृति भी हमारे मन से विदेशी शासकों ने मिटा दी। इसलिए आज की हालत है। हम अगर याद करें, हम अगर अन्वेषण करें, तो हमारे पास भी क्या क्या है और आज वो कितना उपयुक्त है। कई दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। दुनिया अधिकारवादी है, इसलिए वो हम तक ये बातें आज भी आने नहीं देती। ऐसा होता है, ऐसी ताकतें हैं। कुछ हमारे पास पहले से है, हम भूले नहीं थे, उसको भी वो अप्रोप्रिएट, जैसे योग है। अब योग सारी दुनिया में गूंज रहा है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो योगा यानी क्या, वो अलग बात है वो, अथवा योग का जन्म हमारे ही यहाँ हुआ है। तो योग के लिए पेटेंट एप्लीकेशन भी दूसरे देश का हुआ था।
ये पेटेंट क्या जंजाल है भाई? ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है क्या? ज्ञान तो जिज्ञासु को देने के लिए होता है। जिज्ञासु और ठीक बुद्धि वाला, गलत आदमी के हाथ में ज्ञान नहीं देना, राक्षसों के हाथ में नहीं देना। लेकिन सज्जनों में जो जानना चाहते हैं या सज्जनों के जानने से दुनिया को उसका उपयोग है, तो वो ज्ञान देना ही देना है। उसका पेटेंट क्या होता है? किसने क्या खोजा, अरे वो जितना उपयुक्त है उतना सबके पास पहुंचे। रामानुज जी की कहानी है ना, उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया और कहा ये किसी और को देना नहीं, क्योंकि इस मंत्र के जाप से जो सिद्धि होती है उसमें मनुष्य मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा, ये सही बात है, तो मैंने करके देखा, तुमको बता रहा हूँ, साधना करो तुमको भी पता चले। तो तुरंत बाहर आकर जो परकोटा था मंदिर के चारों, उसके महाद्वार पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाकर जमा किया लोगों को, और उनको वह मंत्र जोर जोर से बताया उन्होंने। रामानंद जी नहीं, रामानंद जी। तो शिष्यों ने कहा बाकी, अरे गुरु ने अभी तुमको आज्ञा की इसको गुप्त रखने की, तुमने आज्ञा भंग, तुम तो नरक में जाओगे। तो उनका ठीक है, लेकिन इतने लोगों का कल्याण होगा, ये मंत्र ऐसा है, इससे मुक्ति होती है, इसलिए मैंने सबको दे दिया, अब मैं अकेला नरक में जाऊंगा तो कोई बात नहीं। ज्ञान का हमारे यहां ये उपयोग है, इतना वो मुक्त है, लेकिन पेटेंट है। अब नई दुनिया है, लेकिन बता रहा हूं कि योग के लिए भी पेटेंट, आंवले के लिए भी पेटेंट। आंवले का उपयोग कहां पर है? हमारे यहां परंपरा में है, यहीं से गया है। सर्पगंधा, रिसर्पिन। ऐसे आधिपत्य के विषय मन में रखकर दुनिया चलती है, इसलिए और ज्यादा महत्व है कि हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। और वो जैसे शिक्षा पद्धति से जा सकता है, वैसे वो हमारी गपशप से भी जा सकता है। आपस में, चार लोगों में, अपने घर में बच्चों के साथ ये गपशप चलनी चाहिए। हमने उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए साहित्य आज उपलब्ध है। जैसे हम रेफरेंसेस निकाल के क्रॉस चेक करते हैं, उस पद्धति से जाएंगे तो हमको आजकल तो लाइब्रेरी में भी नहीं जाना पड़ता, हाथ में अपने गूगल है, उसमें सब कुछ मिलता है। तो ऐसा अगर हम करके जाएंगे तो हमको वो सूत्र हाथ में लगेंगे, हमारे पास जानकारी आएगी, हम नई पीढ़ी को उसको दे सकते हैं। अपना स्व सुरक्षित रहेगा, ये ज्ञान सुरक्षित रहेगा, बढ़ेगा, और उससे विश्व कल्याण होगा। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है। और इसलिए यहां कोई ग्रह मंदिर वगैरह बन रहा है, उधर जाना है तो ये तो ठीक है, श्रद्धा है अपने यहां तो जाते ही है। लेकिन अरे अपने दोस्तों ने खड़ा किया है इसलिए जाना है, वो भी ठीक ही है। लेकिन मुख्य बात है कि यहां पर उसके साथ ये एक अलगणना के यंत्र आए, तो कम से कम नागपुर पास में है, उधर वर्धा पास में है, आसपास के शहरों में से विद्यालयीन महाविद्यालयीन विद्यार्थी यहाँ आए, इसको देखे। ऐसे आयोजन करने की प्रेरणा हमको अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में देनी पड़ेगी, उससे ये ज्ञान बढ़ेगा। मैं आया हूँ इसीलिए कि यहाँ आऊँगा तो थोड़ा थोड़ा कुछ आप देख ही रहे, इनका ध्यान जाएगा और क्या है ये थोड़ा बहुत पता चलेगा। लेकिन मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होता है। ये अगर हम सब लोग करने लगे तो ऐसा कार्यक्रम किए बिना भी ये ज्ञान सर्वत्र जा सकता है। और ज्ञान सर्वत्र जाना ये विश्व की आवश्यकता है, हमारे लिए अपनी स्व की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर आगे भी हम लोग चले। थोड़ा सा हम फैले आ गए थे, इसलिए मैंने लंबा बोलने में संकोच नहीं किया, लेकिन लंबा बोलने के बाद भी गर्मी के दिनों में आपने शांत रहकर सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।